हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हमें कुछ आगे करना है। पिछली क्लास के अंदर हमें इंट्रोडक्शन करा था, ये हमारी दूसरी क्लास है और आज हमें कुछ आगे बातें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीखनी है। उस सीखने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा नोट पढ़ा देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सर, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11 2012 से उन एम्प्लॉय के लिए होगा जिन एम्प्लॉय की सैलरी अप टू 18,000 पर मंथ है। इसको समझने की कोशिश करें। जो एम्प्लॉय 18,000 तक कमाते हैं वही एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर कवर होंगे। दोबारा बताता हूँ, जो एम्प्लॉय 18,000 तक कमाते हैं वही जने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर कवर होंगे। जो एम्प्लॉय 18 से ऊपर कमा रहे हैं उनके लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नहीं। तो मैं आप जितने भी प्रोविजन पढ़ाऊंगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के, वो ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एमसीक्यू पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी कह रहा हूँ मैं। एमसीक्यू हमारा पूछेगा ही पूछेगा, कहेगा बताओ कौन सा एम्प्लॉय कितने तक की सैलरी का एम्प्लॉय इस एक्ट के अंदर कवर होता है। हमने कहा 18,000 पर मंथ तक अगर उसकी सैलरी होती है तो इस एक्ट के अंदर कवर माना जाता है। यहाँ तक के लिए ठीक है। तो यही बातें मुझे पढ़ानी थी। पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन कराया और आपको समझ में आया। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है सर, इंट्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं सर, इसमें चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं पेपर के अंदर। बट जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए, जिससे ये चैप्टर के अंदर आने के चांसेस बहुत रहते हैं पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें हमने बताया आपको पिछली क्लास में हमारा 19 कॉन्सेप्ट है जो अभी के लिए एप्लीकेबल है। हमारे जिस एग्जाम के लिए जो अभी आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी चीज नहीं ऐड ऑन होती है वो आपको अलग से बताई जाएगी, गारंटी। ठीक है, चलो भाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीखते हैं। सबसे पहले बताया एम्प्लॉयड पर्सन, दूसरा बताया है एम्प्लॉयर। सर इसमें ना मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉयड पर्सन एम्प्लॉयर के अंदर ना हमें एम्प्लॉयर पर्सन की डेफिनेशन नहीं, देखो ध्यान सुनना। मान लेते हैं एक पर्सन है जो कि वर्क करते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, वर्क करते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर और इस पर्सन की सैलरी अप टू 18,000 है। इस पर्सन की सैलरी अप टू 18,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ है भाई। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब क्या कहा, ध्यान सुनना। ये पर्सन ने एक महीने काम करा, 1 मंथ इसने पूरा काम करा। मेरे ध्यान सुनना, मैं पूरी तरीके से बता रहा हूँ। देखो 1 मंथ काम करा इसने ढंग से, पूरा 1 महीना काम करा और 1 महीना काम करने पर इसको सैलरी मिलनी थी 18,000 रुपये। 1 महीना काम करने की सैलरी मिलनी थी 18,000। अच्छा, 1 महीना जब हम काम करते हैं तो इस महीने की सैलरी अगले महीने मिलती है, या मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे कितने तारीख को मिलेगी। मान लेते हैं 5 तारीख को इसको सैलरी मिलनी थी, नेक्स्ट मंथ 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ को इसको सैलरी मिलनी थी। ध्यान सुनते रहना दोस्तों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ को इसकी सैलरी मिलने वाली थी। 1 महीना इसने काम करा, जिस महीने इसने काम करा उसके अगले वाले महीने की 5वीं तारीख को इसको सैलरी मिलनी थी। पर ये मिस्टर ए चौथी तारीख को मर गए। मिस्टर ए चौथी तारीख को मर गए। अब 5वीं तारीख को जो सैलरी मिलनी थी और ये चौथी तारीख को मर गया, चौथी तारीख को मर गया सर। अब बताओ सैलरी दे या नहीं दे, सैलरी दे या नहीं दे, बताओ सर। हाँ, सैलरी दे तो जाएगी, 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब कहोगे सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय थोड़ी ना है, काम उसने थोड़ी ना करा है, तो सैलरी उसको क्यों दी जा रही है। एम्प्लॉयड पर्सन कौन है, एम्प्लॉयड पर्सन तो सर ये रहा। एम्प्लॉयड पर्सन तो कौन है, एम्प्लॉयड पर्सन जो काम कर रहा था वो पर्सन तो मिस्टर ए है। अब मिस्टर एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, 1 महीने की सैलरी इसकी 18,000 पर मंथ थी। हर इस महीने की सैलरी अगले महीने की 5वीं तारीख को मिलती है। ठीक है, मिस्टर ए चौथी तारीख को मर जाते हैं। कब मर जाते हैं, 4th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 4 तारीख को ये टपक जाते हैं, जब सैलरी मिलने से एक दिन पहले मर जाते हैं। ठीक है, अब बताओ सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सैलरी किसको दे, मिस्टर ए तो मर गए।
अब सैलरी दी जाएगी उनकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। बात ये निकल कर आती है कि सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने क्या काम करा? नहीं करा। काम किसने करा? मिस्टर ए ने, जो एम्प्लॉयड पर्सन था। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सैलरी दे रहे हैं, तो इसलिए इस डेफिनेशन, इसके एक्ट के अंदर इसलिए डेफिनेशन में कवर कर दिया कि एम्प्लॉयड पर्सन वो होगा। डिफाइन द एक्सप्रेशन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। यहाँ एम्प्लॉयड पर्सन की डेफिनेशन नहीं बताई, एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं बताई। एम्प्लॉयड पर्सन कौन होगा? एम्प्लॉय, उसकी डेफिनेशन बताई। यहाँ बताएं एम्प्लॉयड पर्सन अगर मर जाता है तो उसमें इंक्लूड कर देंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एम्प्लॉयड पर्सन मान लिया जाएगा जब वो डिजीज्ड एम्प्लॉयड हो जाए, पर्सन हो जाए। पर्सन, एम्प्लॉयड पर्सन जो काम कर रहा था वो डिजीज्ड हो जाए। मैंने कहा सर डिजीज तो हो गया। मैंने कहा ये डिजीज नहीं हो, बताओ ये डिजीज नहीं है, डिजीज हो गया। अगर डिजीज हो जाता है तब एम्प्लॉयड पर्सन की डेफिनेशन के अंदर इसको मान लिया जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? एम्प्लॉयड पर्सन किसको, यहाँ पर नहीं बताया कि एम्प्लॉय किसे कहते हैं, एम्प्लॉय किसे कहते हैं, वो बहुत सारे एक्ट में बता चुके हैं, फैक्ट्री बता चुके हैं, बोनस में बता चुके हैं, ग्रेजुटी में बता चुके हैं। यहाँ एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं बताई। यहाँ बताई है कि अगर एम्प्लॉयड पर्सन जो काम कर रहा था वो मर जाता है तो एम्प्लॉयड पर्सन की डेफिनेशन में हम इंक्लूड कर देंगे, रिप्रेजेंटेटिव को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और सैलरी उसको दी जाएगी। क्या बात समझ में आया नहीं आया? तो ये एग्जांपल आप एम्प्लॉयड पर्सन के नीचे लिखेंगे, ये एग्जांपल आप एम्प्लॉयड पर्सन के नीचे जब उतारोगे तो ये एग्जांपल आप उसके अंदर लिखना। यहाँ पर इसको उतारने के बाद एग्जांपल उतारना। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल उतारे। देखो मैंने कहा ना, नोट्स आप खुद अपने हैंड रिटन उतारे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कृपया करके उतारे। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं सर, एक फैक्ट्री है और मिस्टर राम उस फैक्ट्री के क्या है, मान लेते हैं उस फैक्ट्री के है ओनर, उस फैक्ट्री के क्या है दोस्तों? ओनर है, ऑक्यूपायर भी कह सकते हैं। उस फैक्ट्री के क्या है दोस्तों? ओनर है। अब मिस्टर ए इधर काम करते थे, मिस्टर ए इधर काम करते थे फैक्ट्री के अंदर, और इनकी सैलरी अप टू 18,000 पर मंथ है, अप टू 18,000 पर मंथ है। इनकी सैलरी अप टू 18,000 पर मंथ है। मिस्टर ए काम करते थे फैक्ट्री के अंदर और इनकी सैलरी अप टू 18,000 पर मंथ है। तो मिस्टर राम जो ओनर है बिजनेस के, इनको सैलरी देनी थी इसको नेक्स्ट मंथ 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, 5वें दिन में, नेक्स्ट मंथ के 5वें दिन में इसको सैलरी देनी थी। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बताया। अब जब 5वां दिन आने का टाइम आया तो मिस्टर राम अब टपक गए, मिस्टर राम इज डेड, मिस्टर राम टपक गया भाई, 5वें दिन आने से पहले टपक गया। पहले कौन टपका था? पहले एम्प्लॉय टपका था। तो हमने कहा एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम उसको बोल देंगे, अब सैलरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देगी। अब यहाँ पर कौन टपक गया? अब राम टपक गया, यहाँ पर ओनर टपक गया, जो मालिक था, जो सैलरी देने वाला था, वो ही मर गया। तो बताओ अब एम्प्लॉय को क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब एम्प्लॉय को क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि 5वें दिन में था तो ये 4th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में टपक गया। 4th डे लिख दिया, 3 डे लिख दो, कुछ भी लिख दो, मुझे यहाँ पर बतानी है, मुझे बताना है कि इससे पहले टपक गया वो कभी भी टपके। ठीक है, 5 जिस दिन सैलरी देनी थी उससे पहले वो मर गया है। अगर मर गया है तो बताओ अब सैलरी कौन देगा? तो सर हमने कहा बताओ एम्प्लॉयर कौन है, बताओ। राम इज एम्प्लॉयर, राम कौन है? एम्प्लॉयर है। अब एम्प्लॉयर सैलरी देगा या कोई और देगा? सर एम्प्लॉयर ही देता है भाई, एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है ना एम्प्लॉय। ये कौन है? एम्प्लॉयड पर्सन है। ये कौन है दोस्तों? एम्प्लॉयड पर्सन, जो बंदा काम कर रहा है, एम्प्लॉयड पर्सन, जैसे हम एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉयड पर्सन है। अब बताओ सैलरी कौन देगा? सैलरी देने का हक होता है एम्प्लॉयर को। बताओ एम्प्लॉयर तो मर गया, अब सैलरी कौन देगा? अब सैलरी देगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सैलरी कौन देगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यही समझाई डेफिनेशन एम्प्लॉयर की। कहता है अगर एम्प्लॉयर डिजीज हो जाता है, मर जाता है, तो सैलरी किसको देनी पड़ेगी? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देनी पड़ेगी। लो भाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम मान लेंगे कि वो हमारा एम्प्लॉयर है जब क्या हो जाए? मिस्टर राम डिजीज्ड हो जाए, डेथ हो जाए। अदरवाइज तो मिस्टर राम ही देंगे, अदरवाइज तो एम्प्लॉयर ही देगा। जब एम्प्लॉयर मर जाएगा तो सैलरी देने का सारा बर्डन किस पाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अब आप कहोगे सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्यों देगा? मान लो उसके पास पैसा नहीं है, वो कंपनी से देगा भाई, अपनी जेब से थोड़ा देगा। आप मेरी बात समझे, आप भावुक ना हो।
मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो मर गया और आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, उस पर्सन के पास कुछ पैसा नहीं था, तो आप कहां से सैलरी दोगे? क्यों दोगे भाई? जब पैसा उसके बैंक अकाउंट में होगा, उसके पास होगा, उसकी कंपनी के अंदर होगा, फैक्ट्री के अंदर, तभी तो उसमें से निकाल कर दोगे। जब उसके पास है ही नहीं तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर और खत्म कहानी, आप अपने बनते गए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये थोड़ा है कि पूरी फुल्ली बर्डन है, जब होगा तब। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि इसके मरने के बाद रिप्रेजेंट इसको, इसके मरने का मिस्टर राम को ये बंदा रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, पैसे अपनी जेब से लाकर थोड़ा देगा, पैसे तो भैया वहीं से देगा, उसकी कंपनी से, उसकी फैक्ट्री में जो फंड पड़ा होगा। अगर नहीं पड़ा तो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करो और मिस्टर ए को बोलो, एम्प्लॉय को बोलो, भाई भाग जाओ, अब नहीं मिलेगा कोई पैसा, वैसा है ही नहीं पैसा यहाँ पर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कभी अपनी जेब से पैसा नहीं भरता मेरे दोस्तों। क्यों भरेगा भाई? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है बात को? ठीक है। हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी जेब से पैसा भरेगा नहीं, बट सर कंपनी के अंदर अगर फंड पड़ा है तो भरना पड़ेगा उसको। कंपनी का अगर फंड है, कंपनी के पास पैसा है, तो कंपनी भरेगी उसको पैसा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस केस के अंदर हमें क्या बताया कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में कहा कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में हम इंक्लूड कर देंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर। एग्जाम्पल नंबर 2, और ये हमारे एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है। पढ़े एक बार। अब बताओ आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये में सिंपल ही तो है यार, क्या समझ में आ रहा? बस यही तो कर रहा हूँ मैं भाई, लिख अपने हाथ से ना लिखकर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ से लिखकर मैंने पहले ही लिख दिया है, बस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, मन होना चाहिए पढ़ने का। अगर आपके पास मन है ना, आप कुछ भी कर जाओगे, गारंटी बात, गारंटी। आप कुछ भी करोगे 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कोर्स कंटेंट बहुत है, इस तरीके से अगर मैं लिख कर कराने लगा ना, तो कभी नहीं हो पाएगा कोर्स। आप खुद समझे, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लीज। चलो, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन अब देखो, मैंने एग्जांपल दे दिया, अब आप समझो यहाँ पर। सेक्शन 2IA क्या कहता है? डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयर क्या एज इंक्लूड। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में हम इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन बता चुके हैं, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन इंक्लूड करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज्ड एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर मर जाएगा, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको भी हम एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं इस सेक्शन में। क्योंकि सोचो ना, एम्प्लॉयर मर गया, क्या इसकी सैलरी नहीं मिलेगी? सर मिलेगी, सैलरी मिलेगी। कौन देगा इसकी सैलरी? सैलरी पेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सैलरी कौन देगा? ये देगा भाई, पेड करेगा, पेड टू मिस्टर ए, है ना। किसी किसी को तो बनाना पड़ेगा सैलरी के लिए मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए को सैलरी दी जाएगी पक्का। एम्प्लॉयर मरे तो कुछ भी हो, मिस्टर एम्प्लॉय मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सैलरी मिलेगी, मिलेगी जरूर। और अगर एम्प्लॉयर मर जाता है तो एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा। दोनों में डिफरेंस है। अगर एम्प्लॉय मर जाता है, जिसको सैलरी मिलनी थी वही मर गया, तो किसी और को मिलेगी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। मान लो उसकी वाइफ होगी, तो बच्चे होंगे, उनको मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर ही मर जाता है जो सैलरी देने वाला था, तो क्या सारे वर्कर जो सैलरी लेने वाले उनको नहीं मिलेगी? मिलेगी। एम्प्लॉयर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा और उनको सैलरी देके जाएगा। क्लियर है या नहीं है? तो यही डेफिनेशन थी एम्प्लॉयड पर्सन और एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयड पर्सन वो पर्सन जो काम करने वाले हैं, उसके अंदर हमने उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड कर दिया। जब वो मर जाएगा तब लीगल रिप्रेजेंटेटिव तब आते हैं जब वो पर्सन मर जाता है, ठीक है, अदरवाइज वही रहते हैं। क्लियर है या नहीं है? दो बातें यहाँ पर मैंने आपको कवर कराई। अब जो तीसरी बात है उसका नाम है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अब देखो, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, इसमें बस पढ़ना है, इसमें समझने लायक है ही नहीं कुछ। कहता है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट डिफाइन द एक्सप्रेशन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एज एनी। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कौन सी होगी इस सेक्शन के तहत? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होगी जो ट्रामवे सर्विस करती है, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस एंगेज हो इन कैरिंग पैसेंजर और गुड्स और बोथ बाय रोड और हायर और रिवॉर्ड। कह रहा है कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो पैसेंजर को ले जाती है, जैसे कि पैसेंजर ले आने वाली डीटीसीज हो गई, है ना, और जो गुड्स को ले आती है, जैसे ट्रक वगैरह होते हैं जो गुड्स को, चाहे दोनों ले जा रही है, बाय रोड और फॉर, तो रोड से ले जा रही है, और हायर और रिवॉर्ड, हायर किराए पे ले रही है, उसके बदले में उसको क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर कोई भी, ये ट्रामवे सर्विस क्या होती है? ट्रामवे, तो ट्रामवे सर्विस क्या होती है? ध्यान सुनना। ट्राम एक रेल होती है, ट्राम एक रेल होती है जो कि रोड में चलती है। अब देखा होगा पुराने जमाने में रोडों पे ट्रेन चलती थी, रोडों पे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पटरियां होती थी, छोटी छोटी ट्रेनें रोडों पे भी चलती थी। दैट इज कॉल्ड ट्रामवे ट्रैक। जो रोड पे ट्रैक होता है उसको ट्रामवे ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रामवे ट्रैक। तो ट्रामवे ट्रैक पे चलने वाली रेल जो गुड्स और पैसेंजर को ले जाती है, वो हमने कहा वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। क्या समझ में आया नहीं आया? ट्रामवे सर्विस करती है ये मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। मोटर ट्रांसपोर्ट मतलब बसेस। वो बस, सर यहाँ पर रोड लिखा है, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा रेलवे ट्रैक। ट्रामवे ट्रैक रोड में होती है सर, रोड में। अब वो नहीं होती, पहले होती थी, अब बहुत ही कम होती है। अब बाहर देश में होती है, यहाँ पर इंडिया में तो कभी नहीं है। इंडिया ट्रामवे सिस्टम लाने का अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। तो बाहर देश में आपने देखा होगा कि रोडों पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ।
दिखाऊं दोस्तों आपको मैं, तो सामने देखेंगे, मैं आपको नेट में दिखाता हूँ इमेजेस ट्रामवे सर्विस। देख लो सामने, देख लो, अब देखा हो ना ये कि रोडों पे देखो ये होती है ट्रामवे। देखो जो रोड पे ना हमारा जो रोड्स वगैरह में हमारा क्या होता है, वो होता है अब ये जो ट्रैक बन रहे हैं रोड्स के अंदर, इसको बोलते हैं ट्रामवे ट्रैक। ठीक है, ट्रामवे ट्रैक कहते हैं जो रोड्स के अंदर ट्रैक बनते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और जो रोड्स के अंदर ट्रैक बनते हैं वो ट्रामवे ट्रैक हो गए। और आपके पास जो ट्रेन होगी वो ट्रामवे होगी, रेल होगी। ट्रैम ट्रैम मत क्या होती है, ट्रेन होती है जो रोडों में चलती है। देखो ट्रैक दिख रहा है आपको, ये ट्रैक, तो ये रोडों वाले ट्रैक को होते हैं ट्रामवे ट्रैक। ठीक है जी, तो देखो देखो रोड है पूरी, और ये वाली रेल ट्रामवे ट्रैक नहीं हुआ, ये तो रेल है, तो रेल की पटरी अलग हो गई। पर जो रोड पर जो पटरी होती है रेल की, छोटी छोटी ट्रेनें चलती है, देखो ट्रेन कितनी छोटी छोटी है, यहाँ से यहाँ खत्म हो गई, यहाँ से खत्म हो गई। ये सब ना सर क्या होती है, ट्रामवे ट्रैक मानी जाती है। अगर अगर कोई भी इम्प्लॉय, ध्यान सुनना आप क्या लिख रहा है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड किसे कहेंगे, ध्यान सुने ध्यान सुने, ट्रामवे सर्विस प्रोवाइड करती हो। ट्रामवे सर्विस मतलब जो रेल रोड पर है, जो ट्रेन जो रेल रोड पर है, और वो या तो पैसेंजर को ले जा रही है या गुड्स को ले जा रही है, और बोथ क्या दोनों को ले जा रही है। बाय रोड लिखा है, रोड द्वारा ले जा रही है। किस पर्पज के लिए, पैसे ले रही है, हायर और रिवॉर्ड पर्पज के लिए। क्या ले रही है, हायर और रिवॉर्ड, मतलब हमने उसको हायर पर रखा है। मान लो आपके पास ट्रक है और आपने उसको क्या करा है, रेंट पे ले लिया, आपने गुड्स पहुंचाया, उसको रेंट दे देता है, इसको हायर एंड रिवॉर्ड बेसिस। क्लियर है मेरे दोस्तों। अच्छा, तो मतलब कौन कौन सी एस्टेब्लिशमेंट आगे इंडस्ट्रियल किसे कहेंगे, ट्रामवे सर्विस प्रोवाइड करती हो या मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। मोटर ट्रांसपोर्ट मतलब बसेस, ये तो होगी रोड की रेल। ठीक है, ट्रेन इसकी होगी रोड की ट्रेन, और ये होगी मोटर बसेस, जो कि क्या करती हो, अब मेरी बात सुनना, रेल हो जो रोड पे चलने वाली है, मोटर बसेस हो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक वगैरह हो, जो कि दोनों के दोनों, जो कि पैसेंजर को ले जाए, गुड्स को ले जाए, या दोनों ले जाए इन रोड के अंदर, चाहे वो हायर और रिवॉर्ड बेसिस पर हो। ठीक है मेरे दोस्तों, आई बात समझ में ही नहीं आई, तो यहाँ पर तो हमने बसेस कवर कर ली और रोड पे चलने वाली ट्रेन कवर कर लिया। अब यहाँ पर देखना, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस other than such belonging to or exclusive employed in the military, navy, air force, unity, ये मतलब नेवी मिलिट्री को छोड़कर जितनी भी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। देखो आपने देखा होगा बड़े बड़े गुड्स जो होते हैं, बड़े भारी भारी गुड्स जो होते हैं, वो रोड द्वारा ले जाते हैं। वो कहाँ ले जाते हैं, वो एयर से ले जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ना, हवाई जहाज से भी, एरोप्लेन से भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। पैसेंजर तो ले जाते हैं, आपको पता है, गुड्स भी होते हैं दोस्तों, गुड्स भी होते हैं, गुड्स को भी ले आया जाता है। अगर आप कहीं गूगल पर सर्च करें तो देखें, गुड्स एयर ट्रांसपोर्ट लिखेंगे ना गूगल पे, तो आपको समझ में आएगा। मैं दिखाता हूँ फिर दोबारा आपको, तो मैं दिखाने वाला था आपको, तो मैंने कहा भाई छोड़ो कोई बात नहीं, आप भी खुद देख लेना। अब क्या दिखाऊं उसमें बार बार, तो एयर ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया ना, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस वो जो अदर देन सच सर्विस है, बिलोंगिंग टू द सच एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयड। और ये तो ये सर्विस किसको छोड़कर, अदर देन मिलिट्री और उसके एयर को, मतलब जो जेट वगैरह होते हैं, जो और मिलिट्री के जितने भी एयर फोर्सेस होती है, सबको छोड़कर बाकी जितने भी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, चाहे वो गुड्स को ले जा रही है, चाहे वो पैसेंजर को ले जा रही है, हम दोनों ही चीज को एस एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। हमने बसेस को कवर कर लिया, हमने ट्रेन को, रोड पे चलने वाली ट्रेन को कवर कर लिया, बसेस को कवर कर लिया सर, और एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस को भी कवर कर लिया, जो पैसेंजर को ले जा रही है, गुड्स को ले जा रही है, दोनों को ले जा रही है, उसको भी हमने क्या मान लिया, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन मैं आपको स्वीकार रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे आने वाले प्रोविजन में बार बार जगह का यूज होगा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, और जहां इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का यूज होगा ना, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट ये कवर करवा दी मैंने, ये सारी स्टैब्लिशमेंट वहां मानी जाएगी। जिस प्रोविजन में भी लिखा होगा ना इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट, मान लेना ये सारी जितनी भी स्टैब्लिशमेंट है सब उसके अंदर कवर करी जाएगी। ठीक है भाई। डॉक, डॉक मतलब क्या बताया था दोस्तों, जो क्या करती है, सामान रखती है, जो कि सामान उठाती है और रखती है किसके अंदर, शिप के अंदर, शिप के अंदर। डॉक, वार्फ एंड जेटी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डॉक, वार्फ एंड जेटी का। दोस्तों ध्यान सुनना, डॉक, डॉक दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डॉक, तो एक होता है वो डॉक जो शिप होती है, जो ऐसी शिप होती है जो सामान को उठाती रखती है शिप, दूसरी शिप के अंदर, दूसरी शिप का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करती है, एक वो होता है डॉक, वाफ एंड जेटी। इधर दूसरा है, इधर दूसरा क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं डॉक, वाफ एंड जेटी। ये देखो, देख रहे सर आपको, ये आपके पास ये देख रहे सर, ये पूरी लाइन जो वहां तक जा रही है समुद्र पे, ये सब क्या होते हैं, जेटी होते हैं सर। ये सब क्या है, ये डॉक, वाफ एंड जेटी कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो है आपके पास, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो यही हमारा टॉप वाक, तो इनको भी हम क्या मान लेंगे, स्टैब्लिशमेंट मान लिया जाएगा, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। इनको भी क्या मान लिया जाएगा दोस्तों, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट। अब ये मत पूछना है कि यहाँ पर ये क्यों डाला गया, ठीक है, क्योंकि सर डाला है तो डाला है, कुछ सोच समझ कर ही डाला होगा, नॉर्मल चीज है। इनलैंड विसल और मैकेनिकल प्रोपेल्ड,
ध्यान सुनना, इनलैंड विसल क्या होता है? इनलैंड मतलब होगी इंडिया में रहने वाली विसल, विसल मतलब होगी शिप्स। ठीक है, अब मैकेनिकल प्रोपेल्ड क्या होता है? पहले तो मैं इनलैंड विसल बताता हूँ आपको, देखो सामने दिख रही है जो विसल, जो शिप इंडिया की है, इनलैंड, इनलैंड मतलब जो इंडिया के अंदर ही घूमती है वो इनलैंड विसल कहलाती है। जो इंडिया से बाहर जाती है, बाहर से इंडिया आती है, वो बाहर वाली कराती है, सर उसका नाम याद नहीं आ रहा। और इनलैंड का क्या हो गया? इनलैंड, इनलैंड मतलब जो इंडिया के अंदर ही शिप्स घूमती है, सामान इधर से उधर ले जाती है, पैसेंजर को इधर से उधर ले जा रही है, सिर्फ इंडिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड इनलैंड। और मैकेनिकल प्रोपेल्ड का मतलब होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सर, ये दिख रहा है आपको, तो ये जो है वो मैकेनिकल प्रोपेल्ड होता है, जो एक जगह से छोटे छोटे सामान को ले जाते हैं। देखा होगा आपने कई भी जगह पर, इंडिया के अंदर भी होता है, जब ये कहीं पर आप जाओगे ना सर, जू वगैरह जाओगे, बड़े बड़े जू में, वहां पर होता है जब, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोपेल्ड। ठीक है, जो क्या करते हैं सर, इधर से उधर सामान ले आते, जैसे ले आ रहे हैं देखो लोग, ये होता है मैकेनिकल प्रोपेल्ड। क्लियर है या नहीं है? माइंस, क्वारी, ऑयल फील्ड आपको पता है, प्लांटेशन आपको पता ही है। और देखो नॉर्मल चीजें, ये सारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश। अब इसमें पढ़ने लायक कुछ है क्या? ये ना पेपर में आने वाला ना कुछ आने वाला, बस एक बार बुक में है तो मैंने पढ़ा दिया। वर्कशॉप और अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच द आर्टिकल आर प्रोड्यूस्ड, ऐसी कोई वर्कशॉप, दुकानें, ऐसी कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट जिसमें आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है, अडॉप्ट होती है और मैन्युफैक्चर होती है विद ए व्यू टू देयर यूज, ट्रांसपोर्ट और सेल, और जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और जिनको हम सेल कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कोई वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूस मतलब उगाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, मशीन से मैन्युफैक्चरिंग करना, अडॉप्ट करता है, लेकर आता है, तो जिसका यूज क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, जिसका फॉर देयर यूज इज ट्रांसपोर्ट और सेल, उसका यूज क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट, या तो यहाँ से वहां भेज रहे हैं या सेल कर रहे हैं। दोबारा समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने कहा एक वर्कशॉप के अंदर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, चप्पल बनाता हूँ या कोई भी चीज ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग करी, अब क्या करूंगा? खुद पहनूंगा या मैं इसको बाहर भेज दूंगा, या बाहर भेज कर सेल करूंगा, ट्रांसपोर्ट करूंगा और सेल कर दूंगा, यही तो मांग होगा। और कब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो प्रोड्यूस क्या होता है? जैसे कि अनाज हो गए, वीट्स हो गए, है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है जो प्रोड्यूस होती है, जो जमीन से प्रोड्यूस होती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो हाथ से हैंड में मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोड्यूस मतलब होना, अपने आप होती है दोस्तों, उसको हम नहीं कर सकते। आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कोई भी वेजिटेबल्स हो गए वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट जो बनना है वो जैसे मिल्क हो गया वो प्रोड्यूस होता है दोस्तों। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है जो बनते हैं, जैसे पेन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, समझ में आ रहा है? पेन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? जो उगते हैं वेजिटेबल्स वगैरह। तो कोई भी वर्षो या अदर स्टेब्लिशमेंट प्रोड्यूस करते हैं और उनका यूज फॉर ट्रांसपोर्ट और सेल करते हैं, ट्रांसपोर्ट और सेल बाहर भेजते हैं या सेल करते हैं, उन स्टैब्लिशमेंट को भी हम इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये बातें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत मजा पढ़ा रहा हूँ। इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन क्या है, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट कौन कौन से चीजें स्टैब्लिशमेंट कवर होती है, ऊपर अभी तक जो पढ़ा है। स्टैब्लिशमेंट इन विच एनी वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ऐसी कोई स्टैब्लिशमेंट जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क, डेवलपमेंट से रिलेटेड करो, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, कैनल, or relating to the operation connecting with the navigation, irrigation, or to supply the water, relating to the generation, transportation or the electricity generation, distribution of electricity, any other form of power being carried on। मतलब सिंपल, जिस जगह पर पावर लग रही है वो सारी जगह इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में पावर लगती है, डेवलपमेंट में पावर लगती है, बिल्डिंग को मेंटेन करने में, रोड को मेंटेन, ब्रिज को मेंटेन, कैनल को मेंटेन करने में पावर लगती है। रिलेटिंग टू ऑपरेशन, ऑपरेशन किसी काम को करने पे, विद नेविगेशन, ठीक है, इरिगेशन, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आती, आप सिंपल यार गूगल पे, यार आपके पास डेफिनेशन है, गूगल सॉरी आपके पास गूगल है, आराम से इरिगेशन लिखे और सर्च करें, आपको समझ में आएगा सर, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज है। ऑन द सप्लाई वाटर, वाटर को सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसी भी अदर मोड पावर्स, एनी अदर फॉर्म ऑफ पावर, किसी भी कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो, और इसको छोड़कर बाकी कोई भी अलग काम करे जो पावर के साथ काम करे, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्या समझ में आई? नहीं आई? क्या समझ में आया? ठीक है सर। एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, मैंने कहा ना सर ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मेरे को इसको मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं सर। एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट और a state government may have regard to the nature thereof and the need of protection of the person employed there and other relevant circumstances specified by the notified official gazetted। कहता कोई भी अदर, एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट या क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैव रिगार्ड टू द नेचर देयरफॉर प्रोटेक्शन,
किसी को भी, किसी एस्टेब्लिशमेंट को भी और लाया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट है ही इंक्लूड, किसी और एस्टेब्लिशमेंट को भी ला सकती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करने के लिए? भाई उनको जरूरत महसूस होगी ना कि अगर एम्प्लॉय पर्सन जो काम कर रहा है वहां पर, उनको प्रोटेक्शन के लिए और भी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर जोड़नी चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट जो जैसे अभी एस्टेब्लिशमेंट है, वो एस्टेब्लिशमेंट जो इसके अंदर नहीं है, वहां भी तो वर्कर काम कर रहे हैं, वहां भी तो वर्करों की सैलरी 18 तक होगी, नहीं होगी, 18 से कम भी होगी। मैंने कहा जो एस्टेब्लिशमेंट इधर काम कर रही है इधर इंक्लूड हो गई, वो तो छोड़ दो, उसमें तो एक्ट अप्लीकेबल है। जो एस्टेब्लिशमेंट इधर इंक्लूड नहीं है, उधर भी तो वर्कर 18,000 से कम में काम कर रहे होंगे, क्या उन पर्सन के लिए नहीं है? नहीं है सर। इसलिए कह रहे हैं अगर कोई जरूरत महसूस हुई तो अदर एस्टेब्लिशमेंट को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन निकाली जाएगी ऑफिशियल गैजेटेड में, भारत का राजपत्र वो उसमें निकाली जाएगी और उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। मैंने आपको दिखाया था एक बार, है ना? क्लियर है या नहीं है? सिंपल है। लास्ट वाले लाइन में ये कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे अगर जरूरत महसूस हुए क्या करने के लिए? भाई इंप्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर जरूरत महसूस होती है तो हम इधर और एस्टेब्लिशमेंट को भी और क्लासेस ऑफ क्लासेस मतलब बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट, क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट को इकट्ठा इंक्लूड कर सकते हैं। और क्या लाके? स्पेसिफिक नोटिफिकेशन लाकर ऑफिशियल गैजेटेड में, भारत का राजपत्र, उसमें क्या होता है वो बना होते हैं शेर से, है ना? समझ में आ रहा है आपको? तो ये डेफिनेशन थी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों, नहीं आता। हद से आ जाएगा तो आ जाएगा, अदरवाइज ये कभी नहीं आया पेपर में। ठीक है, पर बात आती है जब वेजेस पढ़ना हो, सर वेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको याद नहीं करना, बस समझना है। याद नहीं करना, बस समझना है। वेजेस देखो, डेफिनेशन ही देखो कितनी बढ़िया है। तो आज की क्लास में वेजेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसको खत्म करते हुए चलेंगे। तो हमने कहा बट नॉट इंक्लूड, कुछ बातें यहाँ पर वेजेस में इंक्लूड नहीं करी जाएगी और कुछ चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर दी जाएगी। इंक्लूड ये रही और नॉट इंक्लूड नीचे वाली है, तो पढ़ना ध्यान से। वेजेस वाला सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि वेजेस आप पढ़ते हुए आए हो। सेक्शन 26 डिफाइन द टर्म वेजेस। ऑल रेम्युनरेशन, जितने भी रेम्युनरेशन मतलब क्या होता है? इन द नेम ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट के तौर पर जब हम किसी को देते हैं। रेम्युनरेशन मतलब कमीशन आ जाता है, वेजेस आ जाता है, सैलरी आ जाता है, सारी चीज दे, बोनस सब कुछ आ जाता है। जो एक टर्म्स ऑफ मनी हम किसी को, किसी एम्प्लॉय को देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल रेम्युनरेशन। वेदर बाय द वे ऑफ सैलरी, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो अलाउंसेस हो, छूट, और चाहे अदरवाइज कोई कुछ भी हो, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो आया ना टर्म्स ऑफ मनी, रेम्युनरेशन हमेशा टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। अलाउंसेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अलाउंसेस का मतलब हुआ कि कन्वेंस दे दिया, पैसे में दे दिया। ठीक है, गाड़ी दी उसको नहीं बोलेंगे, गाड़ी दी कह रहा है हमारी गाड़ी यूज करो, आना जाना तुम्हारी गाड़ी से करना। गाड़ी नहीं कह रहा, आपका जो किराया लगता है वो हम आपको पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। अलाउंसेस दी, ठीक है। और भी बहुत कुछ, फूड अलाउंसेस दिए, खाना खिलाना नहीं माना जाएगा इधर वेजेस में, खाने के लिए पैसा दिए वो माना जाएगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। और अदरवाइज किसी भी चीज में जो क्या होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। आप सैलरी दो या अलाउंसेस दो या वेजेस दो या बोनस दो, बोनस क्या है तरीका? अलाउंसेस है, जो कि किसी की डीएनएस अलाउंसेस, डीए महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए कुछ कंपनसेशन करने के लिए, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कंपनसेशन करने के लिए हम कुछ देते हैं पैसे, दैट इज कॉल्ड डीएनएस अलाउंसेस। एम्प्लॉय को वो भी क्या है? अलाउंस है, वो भी क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी है। तो ऐसा कोई भी रेम्युनरेशन जो इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो अलाउंसेस हो, वो हम वेजेस मान लिया जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया? ऐसा कोई भी रेम्युनरेशन, ऐसा कोई भी रेम्युनरेशन, देखो ध्यान सुनना, मैंने कहा कोई भी रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन ऐसा कोई भी रेम्युनरेशन जो कि, ऐसा कोई भी रेम्युनरेशन, एक मिनट, रेम्युनरेशन, ऑल रेम्युनरेशन, जितना भी रेम्युनरेशन है वो जो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए मेरे दोस्तों, वो रेम्युनरेशन को हम क्या मान लिया जाएगा? वो हम वेजेस मान लेंगे, उसको हम क्या मानेंगे? वेजेस मान लिया जाएगा। क्या बात समझ में आई नहीं है? कोई भी टाइप का रेम्युनरेशन जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो रहा है, चाहे कैसे भी दिया हो, इन टर्म्स ऑफ मनी होना, मनी के टर्म में होना चाहिए, हम उसको वेजेस मान लिया जाएगा, उसको वेजेस मान लेंगे। ठीक है, तो ये डिफाइन द वेजेस, ऑल रेम्युनरेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, that is called wages if the terms of employment express or implied। चाहे कोई इम्प्लॉय वहां पर एक्सप्रेसली काम कर रहा है चाहे इम्प्लाइडली काम कर रहा है। एक्सप्रेसली काम कर रहा है बताकर एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक पूरा एग्रीमेंट बनाया हुआ। इम्प्लाइड मतलब क्या हुआ? यहाँ पर नहीं काम कर रहा है, कोई उसके बाद अलॉटमेंट लेटर नहीं है, कोई यहाँ पर जॉब लेटर नहीं मिला उसको, मैंने काम करा मुझे जॉब लेटर नहीं मिला, मैं काम करते आ रहा हूँ मुझे सैलरी मिली, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एम्प्लॉयमेंट।
मेरे को ना तो जॉब लेटर, जब कि हम किसी जॉब में जाते हैं ना दोस्तों, तो वहां से हमें क्या मिलता है, अलॉटमेंट लेटर मिलता है कि आपको जॉब हो गई है, आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो, आपको जॉब लेटर दिया जाएगा और आप कहेंगे आप हमारे एम्प्लॉय हो, उसका एक लेटर दिया जाएगा। तो अगर ये लेटर मिल रहा है मुझे, तो मेरा एक्सप्रेस एम्प्लॉयड है कि मैं एक्सप्रेस एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ। मुझे कहकर कि भाई हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन चुका है, वो एक्सप्रेसली बना हुआ है, लिख कर बना हुआ रिटर्न में। बट हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। मैं आपके पास कई कंपनी होती है जो जॉब लेटर नहीं देती और क्या करती है, सिर्फ जॉब करवा लेती है, पैसे भी देती है और वो भी करवा लेती है, जॉब लेटर इशू नहीं करती, कुछ नहीं देती उसके बदले में, बस काम करो। आप जाओगे ना कहीं पर, आप देखो आपको कुछ मिलेगा नहीं, बस आप काम करते चले जाओगे, आपको पैसा मिल जाएगा, काम करो, आपको कुछ मिलेगा नहीं उसके बदले में। तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट। बाय द पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड, क्या बोला इसने सर, बाय द, ध्यान सुनना क्या लिखा है, बाय पेबल टू अ पर्सन, जो कि काम कर रहा है। देखो क्या दोबारा पढ़ेंगे, एनी रेम्यूनरेशन, ऑल रेम्यूनरेशन, ध्यान सुनो सर, ध्यान सुने, ऑल रेम्यूनरेशन, एक मिनट, वेजेस का मतलब क्या है कि वो रेम्यूनरेशन, ऑल रेम्यूनरेशन जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, चाहे उसका एम्प्लॉयमेंट, वो वर्कर जो काम कर रहा है, चाहे उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेसली करा गया हो या इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली मतलब कोई एग्रीमेंट बनाया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, अगर नहीं बनाया तो इम्प्लाइड हो गया। बाय पेबल टू अ पर्सन, वेजेस को दी जाएगी, एक पर्सन को दी जाएगी, वेजेस किसको दी जाएगी, एक पर्सन को दी जाएगी, बाय पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में जो काम कर रहा था। तो यार सिंपल सी बात है, जो बंदा काम करेगा उसको तो वेजेस मिली जाएगी, और ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट, या काम कर चुका है, काम कर रहा है या काम कर चुका है, उसके बदले की वेजेस दी जाएगी। क्या बात समझ में आएगा, वेजेस क्या है, वो सारा रेम्यूनरेशन जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, चाहे आप वेजेस सैलरी के तौर पे दो, चाहे अलाउंसेस के तौर पे दो, डीए, फूड अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, जो भी दो, इन टर्म्स ऑफ मनी है। तो इफ द एम्प्लॉयमेंट, अगर वो भले ही उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेसली हो या एम्प्लॉयड हो, जिसको पेमेंट कर रही है, जिस पर्सन को पेमेंट कराया जा रहा है, वो का तो काम कर रहा है या काम कर चुका है। दोनों बात समझ में आ रही है, या तो वो पर्सन काम कर रहा है या वो काम कर चुका है। सच एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूड्स, ये भी इंक्लूड करा जाएगा वेजेस के अंदर, अगर ये भी दे रहा है ना तो उसको भी हम वेजेस मान लिया जाएगा। एक तो किसी भी टाइप का एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी है, वो इंक्लूड है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जो पर्सन है जो काम कर रहा है उसका एम्प्लॉयमेंट जो जॉब है वो एक्सप्रेसली बता रखी है या एम्प्लॉयड है, मैटर नहीं करता, जिसको पेमेंट हो रही है वो पर्सन एम्प्लॉय काम कर रहा है, अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है, या वर्क डन कर चुका है। दोनों फर्क है दोस्तों, या तो काम कर रहा है या कर चुका है। तो वो सारे टाइप का रेम्यूनरेशन उसको वेजेस माना जाएगा जो पर्सन काम कर रहा है या कर चुका है अपना काम, एम्प्लॉयमेंट की जो भी उसको एम्प्लॉयमेंट मिला था, जो भी उसको जॉब मिली थी, उस जॉब के उसमें या तो काम कर रहा है या काम कर चुका है, उसके बिहाफ पर उसको क्या पे करा होगा, वेजेस, चाहे एम्प्लॉयर क्या हो, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेसली हो या एम्प्लॉयड हो। क्या बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है या नहीं है, दोबारा पढ़े एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि बड़ा है। एक बार और पढ़ते हैं भाई, एक बार, क्योंकि समझ नहीं आएगा, ध्यान समझ लो, क्योंकि लोग की लैंग्वेज समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा वेजेस को डिफाइन करा गया, ऑल रेम्यूनरेशन, वो सारी रेम्यूनरेशन जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, वेदर बाय द वे ऑफ सैलरी दी हो, अलाउंस दी हो या किसी और तरीके से दी हो, बस कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। भले ही जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस हो या एम्प्लॉय हो, इम्प्लाइड हो, जिस एम्प्लॉय को पर्सन को पेमेंट होगी, पेबल होगा, जिस एम्प्लॉयर को वेजेस का पेमेंट होगा, वो काम कर रहा है अभी अपनी जॉब का, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब जो उसको मिला है उसका काम कर रहा है, या और वर्क डन कर चुका है, सच एम्प्लॉयमेंट अपनी जॉब का काम कर चुका है, एंड ये तो होगा ही होगा, और साथ में वेजेस में इनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये तो ऑल रेम्यूनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी तो इंक्लूड हो गई, जितनी भी रेम्यूनरेशन है जो मनी की टर्म है वो तो इंक्लूड करेंगे, साथ में नीचे दी गई बातों को भी इंक्लूड कर लेंगे, चाहे वो मनी की टर्म में हो या ना हो। दोस्तों यहां पर नहीं लिखा चाहे वो मनी की टर्म में हो या ना हो, बस इंक्लूड कर लेंगे ऐसा बोला। Any remuneration payable under any reward and award settlement between the parties or order of court, क्या मतलब हुआ, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ने, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एक मिनट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया दोस्तों, डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया दोस्तों, डिस्प्यूट हो गया। अब ये डिस्प्यूट गया कोर्ट पे,
झगड़े हो गए और ये डिस्प्यूट झगड़े हो गए वेजेस की पेमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई झगड़ा हो गया और ये डिस्प्यूट कहाँ चले गया, कोर्ट में चले गया। कोर्ट का डिसीजन आया कि अब एम्प्लॉय को पेमेंट करनी पड़ेगी जिस भी चीज का भी भाई डिस्प्यूट हुआ पेमेंट से रिलेटेड, कोई भी, चाहे वो बोनस हो चाहे सैलरी हो, किसी को पेमेंट नहीं पड़ेगी, एम्प्लॉय को करने पड़ेगी। और इंटरेस्ट जितना अभी तक पेमेंट नहीं करे थे उसके बिहाफ पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान लो डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट में कितना टाइम लग जाता है भाई, कोर्ट है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो 3-4 महीने या 1 साल 2 साल लग गया, तो 2 साल पे जितनी, मान लो उसको एम्प्लॉय को पेमेंट डिस्प्यूट हुआ 2 लाख रुपए के चक्कर में डिस्प्यूट हुआ, मान लेते हैं 2 लाख रुपए के चक्कर में डिस्प्यूट हुआ, है ना। अब 2 लाख रुपए कह रहा है एम्प्लॉय, कह रहा है भाई मैं नहीं दूंगा पैसा वैसा कोई भी 2 लाख रुपए। एम्प्लॉय कह रहा है हमारा तो बनते भाई, क्यों नहीं देगा भाई। मतलब डिस्प्यूट हुआ, झगड़े हुआ और कोर्ट में जाकर केस कर दिया भाई, स्यू कर दिया कोर्ट में जाकर। और जो पेमेंट आप बोला कि भाई जजमेंट जो आई, ध्यान सुना, कोर्ट का जो ऑर्डर आया, जजमेंट बोल दो या ऑर्डर बोल दो, कहा कि अब एम्प्लॉय क्या करेगा, पेमेंट करेगा टू दी एम्प्लॉय, और साथ में क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा। पेमेंट तो देगा और जो 2 साल के बाद, जजमेंट कब आया, आफ्टर 2 ईयर आया, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल तक जितना भी तूने पैसा रखा ना, पेमेंट 2 लाख रुपए, उसके बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा @10% के हिसाब से। तो ये इंटरेस्ट और ये पेमेंट जो मिल रही है ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जो रिवॉर्ड मिल रहा है, और रिवॉर्ड किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को। तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट से जो रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वेजेस, उसको हम वेजेस में इंक्लूड कर लिया जाएंगे। एनी रेम्युनरेशन पेबल अंडर एनी रिवॉर्ड, एनी अवार्ड के तौर पे या सेटलमेंट के तौर पे, सेटलमेंट कर ली कि भाई 2 लाख रुपए देने थे, तू दे दे मेरे को, खत्म कहानी। उस पर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो अवार्ड हो गया, और सेटलमेंट 2 लाख रुपए देना सेटलमेंट हो गया। बिटवीन द पार्टी और द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, पार्टीज के बीच में, पार्टी नहीं लिखा, पार्टीज लिखा, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों है, और ऑर्डर ऑफ कोर्ट के बीच में जो भी ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर से अगर एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है और एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है इंटरेस्ट के तौर पे, पैसे के तौर पे, या फिर कोई सेटलमेंट करी 2 लाख रुपए की सेटलमेंट क्या हो गया, ये तो 2 लाख रुपए क्या हो गया दोस्तों, ये 2 लाख रुपए हो गया सेटलमेंट, ये 2 लाख रुपए हो गए जिस चीज में केस लड़ा गया था। और ये इंटरेस्ट क्या हो गया सर, इंटरेस्ट हो गया अवार्ड हो गया। और ये अवार्ड और सेटलमेंट क्या मान लिया जाएगा, वेजिस मान लिया जाएगा, किसका, एम्प्लॉय का, वेजिस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। क्या बात समझ में आगे नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। एनी रेम्युनरेशन, और कोई रेम्युनरेशन विच इज पेबल एम्प्लॉय इंटाइटल्ड टू इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरटाइम, या तो आपने ओवरटाइम करा, ओवरटाइम वर्क करा, हॉलीडे पर, और एनी लीव पीरियड, चाहे ओवर टाइम मिला, चाहे हॉलीडे की छुट्टी की, जैसे संडे की छुट्टी के पैसे मिल जाते हैं, कोई 15 अगस्त की छुट्टी आती है, 26 जनवरी की छुट्टी आती है, तो उसके क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। तो ओवर टाइम के पैसे मिलना, हॉलीडे, किसी भी हॉलीडे के पैसे मिलना, या एनी लीव पीरियड, जो आपने लीव पीरियड, याद है मैंने समझाया था, लीव पीरियड के पैसे मिलते हैं, लीव कैशमेंट करके हम सब समझाया था फैक्ट्री एक्ट के अंदर, उसके पैसे मिलना। तो तीनों के पैसे मिलना रेम्युनरेशन मान लिया जाएगा और उसको वेजेस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, नॉर्मल है। एनी एडिशनल रेम्युनरेशन पेबल अंडर द टर्म एम्प्लॉयर वेदर इज कॉल्ड बोनस और एनी अदर नेम, किसी भी दूसरे नाम से, चाहे ग्रेजुटी के नाम से दो, चाहे बोनस के नाम से दो, चाहे पीएफ के नाम से दो, किसी भी नाम से अगर आप पैसा दे रहे हो, हटकर एडिशनल दे रहे हो, जैसे बोनस एडिशनल होता है, बोनस के तौर पर होता है, एक तरह की एडिशनल पेमेंट होती है, तो वो रेम्युनरेशन भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है। एनी एडिशनल रेम्युनरेशन अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रहते टाइम, उसको कोई एडिशनल, एम्प्लॉयमेंट के बाद नहीं, जैसे एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या हो जाता है सर, ग्रेजुटी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, ग्रेजुटी इंक्लूड नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने ग्रेजुटी बोला गलती से हो गया, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट जब तक है उसकी, तब तक अगर कोई पैसा दे रहे हैं, जैसे कि बोनस हो गया, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, आगे मैं समझाऊंगा, अभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का एक चैप्टर है पूरा वहां पर बताएंगे। प्रोविडेंट फंड हो गया, पीएफ एम्प्लॉय के टर्म्स में दिया जाता है, वो इसको नहीं आता है, पीएफ को जो इसे नहीं जाता, वैसे दिया तो एम्प्लॉयमेंट के टर्म में है, हर हजार कुछ पैसा एम्प्लॉयर देता है और कुछ पैसा एम्प्लॉय देता है, पर वो आफ्टर मिलता है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आफ्टर मिलता है। कोई भी अदर नेचर का जो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहे, जैसे कि पीएफ हो गया, ग्रेजुटी हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद होती है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेगा, इसको रेम्युनरेशन नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत हैवी नेचर का। रेम्युनरेशन क्या मानेंगे, जैसे बोनस क्या देते हैं, बोनस देते हैं सर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, जब वो काम कर रहा है, आप अब जॉब करो, जॉब खत्म होने के बाद जो पैसा मिलता है वो वेजेस नहीं है, जॉब के दौरान जो पैसा मिल गया वो वेजेस, जैसे बोनस एक तरीके से हो गया। और किसी भी नाम से आप बोलो, पूजा बोनस, कस्टमरी बोनस, किसी भी नाम से बोलो बोनस, तो हम इसको मान लेंगे रेम्युनरेशन। ध्यान देना, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयमेंट होने के टाइम पे ही उसको मिल रहा है एडिशनल रेम्युनरेशन। एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद मिलता है ग्रेजुटी, एम्प्लॉय खत्म होने के बाद मिलता है प्रोविडेंट फंड, वो नहीं माना जाएगा दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद मिलता है लीव इनकैशमेंट, लीव जितनी भी थी वो मैंने इनकैश करा ली, या ड्यूरिंग द ईयर जो लीव मिल गई वो तो मैंने ऊपर ही ले लिया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट है, उसके अंदर बोनस मिल रहा है, एडिशनल बोनस, तो हम एडिशनल रेम्युनरेशन उसको हम वेजेस मान लिया जाएगा। एनी सम विच बाय द रीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ
पर्सन ऑफ द एम्प्लॉय पे अंडर द लॉ। देखो अब जो ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात में डिफरेंस है। इधर कह रहे हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर कुछ एडिशनल पैसा दिया गया है, वो बोनस तरीके या किसी और नेम से दिया गया, तो उस एडिशनल रेम्युनरेशन को भी क्या मान लिया जाएगा, वेजेस मान लिया जाएगा। पर और कोई भी पैसा सम मतलब क्या होता है, पीएफ का अमाउंट, ग्रेजुटी का अमाउंट और भी कोई ईएसआई का अमाउंट, जो भी सारा पैसा है उसको जोड़ने के बाद सम ऑफ के बाद रीजन बाय द टर्मिनेशन, उसका टर्मिनेशन के टाइम पर टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन खत्म हो चुकी है ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अंडर द पेबल एंड लॉ। भाई ग्रेजुटी लॉ के अंडर द पेबल एंड लॉ होती है, स्टैट्यूटरी होती है ग्रेजुटी। बताओ आपको मैं बताऊंगा अभी आगे जाकर। प्रोविडेंट फंड भी स्टैट्यूटरी होता है, वो भी जरूरी होता है, वो भी क्या होता है, टर्मिनेशन खत्म होने के बाद उसको पेमेंट मिलता है। तो जो भी पेमेंट, देखो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में डिफरेंस है, हालांकि दोनों ही इंक्लूड कर दिया पर अलग अलग पॉइंट में करा है ना दोस्तों, तो आपको भी अलग अलग पॉइंट में करना है। एम्प्लॉयमेंट जब तक है, अगर कुछ और पैसा दे रहा है, एडिशनल नेचर का रेमुनरेशन दे रहा है, जैसे बोनस हो गया, तो हम उसको वेजेस मान लेंगे। एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी आपने कुछ पैसा दिया, उस पैसे को भी वेजेस मान लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट बताया, इस पॉइंट पे नहीं बताया। क्लियर है या नहीं है? एनी स्कीम टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड अंडर एनी स्कीम फेम्ड अंडर द लॉ टाइम। स्कीम जो होती है वो नेशनल पेंशन सेविंग फंड होता है ना, तो बहुत सारी स्कीम्स होती है, मैं आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा। इसका भी एक चैप्टर है हमारे पास, इसका भी एक चैप्टर है। जैसे ईएसआई होता है, एम्प्लॉयड स्टेज इंश्योरेंस, ये स्कीम होती है एक तरीके का, है ना। फंड, नेशनल फंड होता है, पीएफ फंड होता है, जैसे नेशनल पेंशन फंड होता है, पेंशन फंड होता है, वो क्या है, स्कीम है। तो एनी स्कीम के दौरान उसको कुछ पैसा मिलता है, उसको भी वेजेस मान लिया जाएगा। हमारा बात समझ में नहीं आ रहा, क्लियर है या नहीं है? तो क्या क्या वेजेस माना जाएगा, दोबारा पढ़े एक बार। हमने कहा वो रेम्युनरेशन जिसको अवार्ड और सेटलमेंट के तौर पे हो। अब इसे थोड़ा बता देते हैं, सिंपल है सर। आपको जो मैंने बोल्ट में लिखा हुआ ना, बोल्ट पेन में, ब्लैक पेन में, वो याद कर लोगे ना सर, बाकी तो आराम से हो जाएगा सर, वो याद कर लोगे, आपको खत्म हो जाएगा। देखो मैंने बोल्ट पेन से लिखा हुआ है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको करके। एनी अवार्ड और सेटलमेंट मिला, ओवर टाइम हो, वर्क हॉलीडे हो, मे बी एनी लीव पीरियड हो, तो उसको मान लिया जाएगा। बोनस हो, एडिशनल रेम्युनरेशन हो, बोनस के तौर पे मान लिया जाएगा। टर्मिनेशन के टाइम पे कोई भी पैसा मिला हो तब माना जाएगा, एनी स्कीम के तौर पे कोई पैसा मिला तब भी उसको वेजेस मान लिया जाएगा। तो अगर ये बातें भी आप पढ़ के आओगे ना, ये लिखना बहुत जरूरी है, जो भी बोल्ड पे पेपर के अंदर ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एनी एडिशनल रेम्युनरेशन, बोनस के तौर पे मिला हो, टर्मिनेशन के टाइम पे कोई पैसा मिला हो, या एनी स्कीम के तौर पे कोई पैसा मिला हो, इसकी मतलब पेंशन एक तरीके की स्कीम होती है, उसके तौर पे कोई पैसा मिला है तो उसको, बट नॉट इंक्लूड। अब इन बातों को हमने वेजेस में इंक्लूड नहीं करा, बस ऊपर तो कह दिया भाई। अब टर्मिनेशन के टाइम में तो ग्रेजुटी भी आ जाती है ना, सम ऑफ द टर्मिनेशन के टाइम पे क्या आ जाएगी, ग्रेजुटी भी आ जाएगी। तो देखो साफ चलेगा, एनी ग्रेजुटी पेबल द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड नहीं, साफ साफ मना कर दिया। देखो एक लॉ को पढ़ने का एक तरीका है, पहले क्या कहते हैं, पहले पूरी बातें नहीं बताएंगे, पहले पूरी बातें, तो बड़ा कैसे होगा फिर, पूरी बातें अगर पहले ही बता दी तो बड़ा कैसे करेंगे, वो लॉ को बड़ा करना उनको। पहले देखो क्या लिखा, साफ साफ लिख देते ना भाई, यहीं पर लिख देते एक्सेप्ट ग्रेजुटी। नहीं, इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने पहले लिखा भाई टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टर्म पे कोई पैसा मिलेगा तो ग्रेजुटी मिलता है, पीएफ का अमाउंट मिलता है ना, लीव इंकैशमेंट का अमाउंट मिलता है, जब इकट्ठा ले लेते हैं तो बहुत सारा अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो ये पैसा आपको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर वेजेस मान लिया जाएगा। अब बच्चा समझेगा ग्रेजुटी भी है, ये भी है, ये भी है, बट नीचे क्या लेता है, बट नॉट। अब जिसने बट नॉट इंक्लूड नहीं पढ़ा वो तो बाहर खा जाएगा बेचारा, और सारे लिखा है। अब देखो, एनी ग्रेजुटी पेबल ऑन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट टर्म के अंदर जो ग्रेजुटी दी जाएगी उसको माना नहीं जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। देखो यहां पर अगर लिखा हुआ है कि, यहां पर लिखा है कि आपने दिया सर, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है भाई आपने अलाउंसेस दिए किसी भी टाइप के, एनी अदरवाइज किसी भी टाइप के, जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, तो वो अलाउंसेस को हम क्या मानेंगे, वेजेस मान लेंगे। और यहाँ पर लिख रहा है एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, पैसा, वैल्यू मतलब पैसा, या तो आपने क्या दिया, ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए तो गाड़ी दे दी, या उसके लिए मतलब पैसा दे दिया, उसको भी हमने इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने आपने अगर बट नॉट इंक्लूड नहीं लिखा तो ऊपर वाली अलाउंसेस के अंदर सारी अलाउंस आ जाती है, ऊपर वाले टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर सारे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वैल्यू आ जाती है, वेजेस, ग्रेजुटी सब आ जाता है। बट सर ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रेजुटी में वेजेस है, आप समझो, ग्रेजुटी को ऐड नहीं करा, क्या नहीं करा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस को ऐड नहीं करा, यहाँ पर कहीं फूड अलाउंसेस नहीं लिखा, फूड अलाउंसेस नहीं लिखा, ट्रैवलिंग अलाउंस करो, फूड अलाउंसेस ऐड है। क्या बात समझ में आ गई? एनी सम पेड टू द एम्प्लॉय पर्सन और डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंस एंटाइटल ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसकी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर कोई स्पेशल एक्सपेंस हमने करा गया है, ठीक है। अब डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंस क्या होते हैं, ध्यान रखना, डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंस क्या होते हैं। देखो ये क्या होता है, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं और आप एम्प्लॉई हो, आप वर्कर हो और मैं मान लेते हैं एम्प्लॉयर हूं, या आप एम्प्लॉयर हो और मैं वर्कर हूं मान लेते हैं, फिर कहोगे भैया मैं तो वर्कर बना दिया, ठीक है। ध्यान सुनना, मैं वर्कर हूं, ठीक है, मैं वर्कर ही सही भाई, ठीक है, मैं वर्कर हूं और आप एम्प्लॉयर हो मान लेते हैं। आप ध्यान से, भावुक मत हो यार, ध्यान सुनो, छोड़ो ना। मैं वर्कर हूं और आप एम्प्लॉयर हो, और मैंने क्या करा, ध्यान सुनना, मेरे बच्चे हैं,
नहीं, मेरे बच्चे नहीं है। मान लेते हैं एक दूसरा एम्प्लॉयर है, मेरे बच्चे नहीं है। मान लेते हैं एक दूसरा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है और आप एम्प्लॉयर हो। आपने क्या करा, इस एम्प्लॉय के एक बच्चा है, वो स्कूल पढ़ता है, ठीक है, स्कूल पढ़ता है और उसकी स्कूल की फीस जाती है। आपने कहा अरे बच्चों को स्कूल पढ़ाते हो, कहाँ पढ़ाते हो? तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब बहुत ही सरकारी स्कूल तो अब बहुत अच्छे हो गए हैं, पर हमारे वहाँ जो सरकारी स्कूल है वो बहुत बेकार है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। हमने कहा ऐसा आपने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों को पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बच्चे देश का भविष्य है, आप उसको सरकारी स्कूल में डालो, जितनी फीस हम पे करेंगे। दैट इज कॉल्ड डीफरे स्पेशल एक्सपेंस। वो स्पेशल एक्सपेंस जो डीफरे मतलब प्रोवाइड मनी, जिसके लिए मनी प्रोवाइड कर रहा है। डीफरे मतलब प्रोवाइडिंग मनी। डीफरे का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग मनी। लिख लो वहीं पर, डीफरे का मतलब होता है प्रोवाइडिंग मनी। किसके लिए? स्पेशल एक्सपेंस। क्या होता है? एक तरीके का क्या हो गया, एक तरीका क्या हो गया दोस्तों, फीस दे दी, फीस दे दी, डोनेशन के तौर पे दे दिया फीस, और ये हो गया स्पेशल एक्सपेंस। किसी भी टाइप का स्पेशल एक्सपेंस हो सकता है, तो उसके लिए अगर किसी एम्प्लॉयर ने पैसा दिया, उसको भी हम वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, वो वेजेस नहीं है। तो बच्चे की फीस के लिए आप एम्प्लॉयर, आपने किसी बच्चे की फीस के लिए, आपने एम्प्लॉय अपने वर्कर के बच्चों की फीस के लिए आपने कुछ पैसा दे दिया स्पेशल एक्सपेंस के लिए। एक स्पेशल खर्चा था बच्चों की फीस, कंप्यूटर फीस दे दी, कंप्यूटर का खरीदना चाहता है उसको, मैंने कहा चल कंप्यूटर सीख ले, चलो कंप्यूटर की फीस दे दी उसको। तो ये स्पेशल एक्सपेंस के लिए कोई मनी दिया गया हो, उसको वर्कर की वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? 3 पॉइंट। किसी भी ट्रैवल एक्सपेंस को नहीं करा जाएगा, किसी भी ग्रेजुटी को नहीं करा जाएगा, और किसी भी स्पेशल एक्सपेंस दिया जा रहा है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर, नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर, तो हम उसको क्या नहीं देंगे, हम उस स्पेशल एक्सपेंस को जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, जो ऑनर ने वर्कर को दिया, उस ऑनर ने वर्कर को जो पैसा दिया स्पेशल एक्सपेंस को मीट करने के लिए, वो स्पेशल एक्सपेंस को जो पैसा है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे रेम्युनरेशन के अंदर, वेजेस नहीं मानेंगे। समझ में आगे नहीं आ गया? बड़ा ध्यान देना। तो टर्म एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड एंड द इंटरेस्ट विच हैव बीन अकर्ड देयरऑन। कोई भी देखो, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पेंशन क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, देखो सारी चीजें ऊपर डाली थी ना दोस्तों। पता क्या होता है, पता क्या होगा, लो ना एक बार जब लिख दिया जाता है ना, काट नहीं सकते उसको। पहले इन्होंने यहाँ टर्मिनेशन डाला और टर्मिनेशन में यहाँ पर ग्रेजुटी और दोनों को इंक्लूड करा, पर ये कैसे थे यार, आप कैसे कर टर्मिनेशन को काट दिया, अब तो लिख दिया, अब लिख दिया तो इन्होंने क्या कर दिया, बट नॉट इंक्लूड ग्रेजुटी और पेंशन को अलग। अब बताओ मुझे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में और हो क्या सकता है? पेंशन हो सकती है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ग्रेजुटी हो सकती है, तीनों चीज हो गई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 चीज हो गई। एक लीव इंकैशमेंट हो गया, वो चलो उसमें मैंने ऊपर ही इंक्लूड कर लिया। इन्होंने टर्मिनेशन लिख दिया। अब टर्मिनेशन लिखने में उनको एहसास हुआ यार ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर इसको हम वेजेस के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो सर इतना बड़ा, ग्रेजुटी बहुत बड़ा अमाउंट है, 20 लाख रुपए की ग्रेजुटी आपको मिल जाती है। प्रोविडेंट फंड में जो पैसा पड़ा होता है, जब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पीएफ क्या होता है, एम्प्लॉय अपने पैसा अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ पैसा क्रेडिट करेगा, जितना पैसा एम्प्लॉय करेगा उससे उतना ही पैसा एम्प्लॉयर देगा, और दोनों पैसा गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड चैप्टर है, उसके अंदर डिटेल में बताऊंगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। पीएफ दे दिया, अब पीएफ सुना होगा आपने, कोई बात नहीं, पीएफ दे दिया सर, ये दिया। अब बताओ टर्मिनेशन में होता क्या है, तो क्या हुआ, लॉ के अंदर क्या होता है, एक चीज जब लिख दी जाती है ना, काट नहीं सकते, डिडक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इसको काट नहीं सकते, चाहे ऐसे नहीं कर सकते इसको, अब जो लिख दिया सो लिख दिया। अब क्या करा उन्होंने, अब यहाँ पर ग्रेजुटी भी आ सकती है, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड भी आ सकता है, पेंशन भी आ सकता है, स्कीम के अंदर पेंशन आता है, ठीक है, स्कीम के अंदर पेंशन आता है, यहाँ लिखा बट नॉट इंक्लूड, कह रहा है हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये बातें तो व्यर्थ होगी ना, ये बातें तो व्यर्थ होगी, ग्रेजुटी इंक्लूड नहीं करे, प्रोविडेंट फंडिंग तो है क्या टर्मिनेशन में ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन में मिलता क्या है, और ग्रेजुटी और पेंशन ही तो, प्रोविडेंट फंड ही तो मिलता है, पेंशन ही तो मिलती है। यहाँ देखो नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड में कह रहा है ग्रेजुटी इंक्लूड नहीं करेंगे और साथ में हम प्रोविडेंट फंड भी इंक्लूड नहीं करेंगे, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर का। मैं आपको बताऊंगा, एक कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है ऑनर, और कुछ वर्कर करता है, दोनों पैसा जाकर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाता है, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में। तो वहां एम्प्लॉय डिटेल में सीखेंगे इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ईपीएफ वाला। प्रोविडेंट फंड और भी इंक्लूड, और इंटरेस्ट, उसके में इंटरेस्ट मिला वो भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा इसके अंदर। तो मैंने कहा ना, जो चीज लिख दी जाती है, अब लॉ मेकर को उसको डिडक्ट कर रहा था, कैसे करते, भाई लिख दिया तो लिख दिया, अब क्या करा बट नॉट, इनको अलग से बता दिया कि ये हम नहीं मानेंगे, तो भाई ऊपर की बातें व्यर्थ हो गई, वो बेकार है। पर सर क्या हमें लिखना है, हाँ लिखना है भाई, अगर वेजेस क्या है तो आपको ऐसे ही लिखना है। पहले आपको लिखना है टर्मिनेशन कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम में टर्मिनेशन जो होगा अंडर एनी लॉ वो उसको वेजेस माना जाएगा, फिर लिखना नॉट इंक्लूड, और जितना भी टर्मिनेशन होगा चाहे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेजुटी और ट्रैवलिंग अलाउंस, वो सारा एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, तो बचा ही नहीं, फिर ये वर्थ हो गया, बेकार है ना, समझ में आ रहा आपको, ठीक है, बट लिखना है ऐसा लिखना है। चलो, any bonus whether under any scheme or profit sharing, otherwise बोनस क्या देते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं एक तरीके का, which does not form part of remuneration payable under the terms of employment or which is not payable under any award settlement between the party of the court of। कोई भी बोनस जो which does not form a part of remuneration, जो किसी भी रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं है, payable under term, कोई भी बोनस जो किसी रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं है। देखो मैंने ऊपर लिखा था ना, बोनस
ये एनी एडिशनल रेम्यूनरेशन को बोनस, जो तरीके का बोनस होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक एडिशनल रेम्यूनरेशन मानते हैं, उसको वेजेस मान लिया जाएगा। तो कोई भी रेम्यूनरेशन जो बोनस, कोई भी बोनस जो रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, एडिशनल रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, वो उसको हटाकर तो और देगा कोई बोनस होता नहीं। जैसे होता है आपके पास रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता, एडिशनल बोनस दे देते। देखो एनी बोनस जो कि which do not from part of the remuneration payable under the term of which does not part of, इसका पार्ट ना हो किसी रेम्यूनरेशन वाले बोनस को। ऊपर मैंने बताया था ना, बोनस रेम्यूनरेशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा, बेसिस मान लिया जाएगा, वाला बोनस नहीं होना चाहिए। किसी और तरीके का बोनस दे रहे हो और साथ में या तो ये हो कि वो किसी रेम्यूनरेशन के टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रेम्यूनरेशन का पार्ट ना हो बोनस। मान लो मैं आपको बोनस देता हूँ एज अ रेम्यूनरेशन के टाइम पर, मैं आपको वेज दे रहा हूँ और साथ में हर एक साल के अंदर आपको बोनस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये बोनस क्या हो गया, टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन हो गया। रेम्यूनरेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम में आपको रेम्यूनरेशन। इसको छोड़कर और विच नॉट पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट, अवार्ड और सेटलमेंट को छोड़कर, मतलब इन दोनों को जो ऊपर इंक्लूड कर दी, इन दोनों को इसको छोड़कर, अगर इसमें पैसा मिला उसको छोड़कर, या एडिशनल बोनस मिला रेम्यूनरेशन के टाइम पर, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर दिया रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जब हो रहा है उसको तोड़कर, उन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी टाइप का, अगर किसी टाइप का बोनस दिया जाएगा उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। और कोई बोनस नहीं होता सर, यही दो होते हैं। ठीक है, लिख दिया कि भाई अगर कहीं नया निकाल दिया बाद में कुछ तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। हम दो टाइप के बोनस लेते हैं, एक वो टाइप जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया होता है, एम्प्लॉयमेंट जब एम्प्लॉयमेंट चल रही है वर्कर की, जब एम्प्लॉयमेंट जब वो काम कर रहा है उसके टाइम पर हमने उसको बोनस दिया है, हर साल कुछ पैसा देते हैं बोनस का, तो वो पैसा 8.33% देते हैं, नहीं देते, 8.33 जो बोनस दे रहे हैं वो बोनस को छोड़कर और अवार्ड और सेटलमेंट को छोड़कर जो कोर्ट द्वारा है, इन दोनों को छोड़कर अगर किसी और टाइप का बोनस दे रहे हैं, प्रॉफिट में से कोई हिस्सा दे रहे हैं, उस बोनस का नहीं देंगे। क्या होता है, ये होता है सर, हमने एम्प्लॉय को ज्यादा बोनस देते हैं, बोनस तो दिया, कंपलसरी बोनस दिया, 8.33% का बोनस दिया। ठीक है, ये बोनस, ये तो हो गया टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, ये तो बोनस आएगा, ये तो वेजिस है। बट कहा कि कंपनी को ना बहुत प्रॉफिट हो, कंपनी कहा क्यों ना यार, प्रॉफिट होता है अपने एम्प्लॉय के प्रॉफिट को बांटा जाता है, बोनस तो दिया, साथ में एडिशनल प्रॉफिट और बांट दिया, वो एडिशनल प्रॉफिट को बोल दिया एनी बोनस। समझ में आ रहा है, मैंने अपने एम्प्लॉय, मेरी कंपनी में बहुत प्रॉफिट होगा, मेरी कंपनी से 3 एम्प्लॉय है, प्रॉफिट होगा 3 करोड़ रुपए का, 3 एम्प्लॉय है, मैंने कहा इतना पैसा क्या करूंगा, मैंने 1-1 लाख रुपए और बांट दिया, बोनस तो दिया 8.33%, कंपलसरी बोनस तो दिया, साथ में मैंने और पैसा बांट दिया बोनस के तौर पर, और पैसा बांट दिया, एडिशनल पैसा बांट दिया, जो कि मेरा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग है या किसी और तरीके से मैंने पैसा बांट दिया। मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट आई, मेरे को भर के पैसा आया, मैंने कहा चलो यार जाओ मजे करो, लो पैसा लो, एडिशनल पैसा लो। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है मेरी कंपनी के अंदर, मेरे प्रॉफिट दिलाया, तो वो एडिशनल मनी को हम नहीं मानेंगे। देखो कुछ भी निकल सकता है सर, वो एनी बोनस, बोनस और अवार्ड और सेटलमेंट को छोड़कर बाकी किसी भी टाइप का कुछ पैसा मिलता है, एनी टाइप्स ऑफ बोनस। बोनस क्या होता है, बोनस क्या होता है दोस्तों, बोनस की डेफिनेशन क्या होता है, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ हिस्सा अगर मिलता है एडिशन, एक तो कंपलसरी हो गया, उसको छोड़कर बाकी कोई भी एडिशनल हो गया, जैसे हम कह सकते हैं वॉलंटरी एक तरीके का हो गया जो एडिशनल है, तो वो हम इसको अंदर इंक्लूड नहीं करा जाएगा। और लास्ट बात आज की क्लास की सिंपल, हमने कहा कि एनी वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन आप ना, आपका घर आप अपने घर, आप अपना घर नहीं है, मान लो आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, और कंपनी वाले क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनी वाले, आप ना इनकम टैक्स में पढ़ोगे सैलरी चैप्टर, इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी चैप्टर के अंदर सारी बातें पढ़ोगे जितनी भी सैलरी से रिलेटेड थी, जितनी बातें यहाँ पर पढ़ी है ना, वो सारी बातें वहां पर इतनी डिटेल में कवर हो गए ना, आप कहोगे अरे सर ये तो मजा ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर डिटेल नहीं होता, डिटेल यहाँ नहीं होता, डिटेल होता है सैलरी चैप्टर के अंदर, वहां पर ना घुस के पढ़ा जाता है। दोस्तों ध्यान सुनना, हाउस एकोमोडेशन क्या होता है, आपने कोई रेंट पर घर ले रखा है, ठीक है, उसका रेंट है 20,000 रुपए, कंपनी कहती है 20,000 आप ज्यादा हो जाएगा, 10 हम भरते हैं, 10 आप भरो, तो 10 कंपनी भर रही है, दैट इज कॉल्ड हाउस एकोमोडेशन। रहने के लिए खर्चा दिया गया, पैसे दिए गए, हाउस एकोमोडेशन। अगर आप घर हाउस एकोमोडेशन के लिए, घर को रहने के लिए किसी एम्प्लॉयर का रह रहा है, उसको रेंट पे कर रहा है, उसमें से आधा रेंट या कुछ पार्ट ऑफ रेंट आप पे कर रहे हो, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ऑनर पे कर रहा है, वर्क कंपनी पे कर रही है, तो वो पैसा जो आप दे रहे हो हाउस को एकोमोडेशन के लिए, एकोमोडेशन मतलब रहना, हाउस एकोमोडेशन के लिए, घर के रहने के लिए आपने कुछ पैसा दिया, उस पैसे को हम क्या नहीं करेंगे, उस पैसे को बेसिस नहीं मानेंगे। और सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और अदर एमिनिटीज और ऑफ एनी सर्विस एक्सक्लूड, आपने लाइट का खर्चा दिया, अगर कंपनी है घर पे है तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें से कौन भरती है, कंपनी भर रही है। वाटर का बिल दिया, होता है ना, देखो बहुत सारी कंपनी के अंदर होता है, मान लो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर तो कुछ ज्यादा ही होता है दोस्तों, ये बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं ना उनको तो सब कुछ दिया जाता है, फोन का बिल, लाइट का बिल, वाटर का बिल, कॉस्मेटिक का बिल, सब कुछ, मेडिकल बिल, सब कुछ दिया जाता है भाई।
गवर्नमेंट कंपनी के जो बड़े ऑफिसर होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर वगैरह हो गए कंपनी के, है ना, गवर्नमेंट पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डायरेक्टर जब मैं काम करता था, पीएसयू के अंदर बेनिफिट मिलता था ना तुमको, एक साल के अंदर 3-4 फ्लाइट टिकट फ्री मिलती थी, जाओ घूम कर आओ सारा, मतलब उनका घर में इलेक्ट्रिसिटी पानी सब कुछ फोन वोन सब फ्री है भाई, सब फ्री गवर्नमेंट देगी, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं। फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ द वेजेस बाय द जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कह रहा अगर फ्रॉम द एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा किसमें से, इसमें से एक्सक्लूड कर, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर ये नहीं समझा ना आपने तो आपको गलत कर जाओगे बहुत खराब, ये नहीं समझा आपने, देखना ध्यान से। मैंने कहा अगर किसी भी वैल्यू हाउस अकोमोडेशन के लिए कोई पैसा दिया जा रहा है, वाटर की सप्लाई के लिए जा रहा है, मेडिकल के लिए, वाटर के लिए, लाइट के लिए, सप्लाई के लिए कुछ पैसा दे रहा है, किसी भी सर्विस के लिए कोई पैसा दिया जा रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वेजेस में हटा देंगे और एक्सक्लूड, अब इसमें से हटाएंगे। अगर इसमें से हटा दे, देखो वेजेस से तो क्या हटा, वेजेस से तो हटा ये चीज और इससे क्या हट गया, इससे कर दिया ये चीज, इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ वेज एंड वेज, तो अगर वेजेस से हटा ये और इससे ये हट गया तो ऑटोमेटिकली वेजेस पे नहीं इंक्लूड हो गया। मैंने कहा वेजेस है, वेजेस में से हम ये चीज हटा देंगे पर इसमें से ये चीज हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से इंक्लूड हो गया। ज्यादा इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ सिंपली। अब मैंने कहा कि भाई वेजेस आपने पे कर, वेजेस के अंदर ये चीज वेजेस है, मैंने कहा ये वाली चीज ना वेजेस नहीं है, इसमें से हटा दो, वेजेस में से हटा दिया, वेजेस नहीं है, इसके अंदर से कुछ चीज हटा दी, कह रहा ये नहीं है, ठीक है। अब जो ये हटाया मैंने ये अगर वेजेस के पार्ट नहीं है तो फिर वेजेस वेजेस में से हटा दिया, आपको मैं समझा नहीं पा रहा कैसे समझाऊं इसको, अब लो एक बार, अब आपको क्लियर हुआ, ये करते जाओगे हम, ध्यान देना। मैंने कहा वेजेस है सैलरी 20,000 रुपये, ठीक है। हाउस अकोमोडेशन के लिए मैंने पैसा दिया और एनी सर्विस के लिए मैंने पैसा दिया, वो सर्विस के लिए पैसा दिया तो मैंने 5,000 रुपये हाउस अकोमोडेशन के लिए और 2,000 रुपये सैलरी, ये 2,000 रुपये ना हमने इस वैल्यू के अंदर नहीं जोड़ा, एक्सक्लूड कर दिया ना इसको, इस प्रोविजन से एक्सक्लूड कर दिया। जैसे एक्सक्लूड कर दिया तो हाउस ये पूरा, अगर एक्सक्लूड नहीं करता तो ये पूरा का पूरा सर्विस के लिए इसमें से माइनस हो जाता, वेजेस में से, मतलब वेजेस में इंक्लूड नहीं करते, मतलब इसको वेजेस में नहीं जोड़ते, सैलरी ही जोड़ते। पर अगर इस एनी सर्विस क्या लिखा है, एनी सर्विस, कोई भी सर्विस जो एक्सक्लूड कर दी गई है इस प्रोविजन से, अब वो जुड़ जाएगा वापस वेजेस के अंदर, क्योंकि अगर इसमें से एक्सक्लूड कर दिए तो एक्सक्लूड हो गया, तो वापस क्या हो गया, इंक्लूड में हो गया। अगर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट इंक्लूड, एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड में से एक्सक्लूड हो गया है तो वापस इंक्लूड नहीं हो गया, एक्सक्लूड क्या हो गया, इंक्लूड माइनस क्या होता है, प्लस नहीं हो गया, ठीक है, नॉर्मल है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। फ्रॉम द एक्सक्लूड क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ द वेजेस बाय द जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखो क्या करेंगे, ध्यान सुनना, एनी वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ वाटर मेडिकल, एनी सर्विस, किसी भी टाइप की सर्विस को आपको हटा दिया जाएगा, उस टाइप की सर्विस को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ द वेजेस, वेजेस की कंप्यूटेशन निकालते टाइम उस सर्विस को, किस सर्विस को, हाउस अकोमोडेशन को हटा दिया जाएगा। सप्लाई ऑफ वाटर के लिए आपने कुछ, लाइट के लिए कुछ पैसा दिया गया है, वाटर सप्लाई के लिए दिया है, मेडिकल के लिए दिया है, किसी भी सर्विस के लिए दिया गया है कुछ पैसा, या एमिनिटीज के लिए कोई पैसा दिया है, तो उस पैसे को उस वेजेस में से हटा दिया जाएगा बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द अप्रोप्रिएट। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर निकालेगी तब ना जोड़ दिया जाएगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर निकालती है और कहती है कि देखो हाउस एकोमोडेशन के लिए जो पैसा दिया, लाइट की सप्लाई के लिए जो पैसा दिया, वाटर के लिए, मेडिकल के लिए जो पैसा दिया है, उसको अब वेजेस के अंदर एक्सक्लूड कर दिया जाए, हटा दो, वेजेस की कंप्यूटेशन में वेजेस की अमाउंट को जोड़ने पर हटा दिया जाएगा। स्पेशल ऑर्डर निकाला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तभी हटाएंगे, अदरवाइज जोड़ दिया जाएगा। समझ में आया नहीं आया, नॉर्मल है। मैंने कहा मैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हूं, आप ना अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक आप जोड़ नहीं थे, मैंने ऑर्डर नहीं, मैंने अभी तक आप क्या कर रहे थे, हाउस अकोमोडेशन को वेजेस में जोड़ रहे थे, सप्लाई ऑफ लाइट को वेजेस में जोड़ रहे थे, वाटर मेडिकल एक्सपेंस को वेजेस में, ये सारे अलाउंसेज हो गए जो वेजेस में जोड़ रहे थे। मैंने अब यहाँ से ऑर्डर निकाला, मैंने कहा अब ये खर्चे सारे के सारे जो पैसा आप दे रहे हो हाउस के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए, मेडिकल के लिए, ये पैसा अब नहीं जोड़ा जाएगा, एक्सक्लूड कर दो। जब आप वेजेस की कैलकुलेशन निकालोगे, जब आप टोटल वेजेस करोगे ना, उसमें ये चीज हटा देना, जब स्पेशल और जनरल ऑर्डर आएगा तभी एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है नहीं, अदरवाइज एक्सक्लूड का एक्सक्लूड इंक्लूड बन जाएगा, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर पे ही होना चाहिए। दोस्तों ये थी हमारी डेफिनेशन और आज की क्लास हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। अब हमारी डेफिनेशन खत्म होगी, अब आएगा मजा असली पढ़ने में कि क्या क्या प्रोविजन, ये आता है मजे पढ़ने में, इसको आप उतारना। डेफिनेशन को आप अगर नहीं भी नोट्स की कॉपी में उतारोगे, बुक से पढ़ोगे तो ठीक है, मजेदार है, बुक से पढ़ लेना, अगर आप नहीं उतारोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट सर वेजेस की डेफिनेशन क्या कहती है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते, जल्दी से रिवाइज कर लेते, क्यों रिविजन कर लेते जल्दी से एक बार देखो।
जितना रेम्युनरेशन है सारा का सारा जो टर्म्स ऑफ मनी है वो सब वेजेस मान लिया जाएगा, चाहे उस एम्प्लॉयमेंट का एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लॉयड हो। जिसको पर्सन को पे करा जा रहा है वो या तो काम कर रहा हो या काम कर चुका हो उस पैसे के लिए, तो उसको वेजेस दिया जाएगा। वेजेस के अंदर इंक्लूड करा जाएगा एनी रिवॉर्ड एनी अवार्ड और सेटलमेंट जो पार्टी और कोर्ट के बीच में हो रहा था बिटवीन द पार्टी। कोई भी ओवर टाइम करा वर्क, कोई हॉलीडे करा या एनी लीव पीरियड के लिए कुछ पैसा दिया गया उसको वेजेस के अंदर जोड़ दिया जाएगा। एडिशनल रेम्युनरेशन दिया जब एम्प्लॉयमेंट था उसका तब बोनस के तौर पर कोई पैसा दिया वो जोड़ दिया जाएगा 7.3%। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जोड़ दिया जाएगा, बट टर्मिनेशन स्कीम भी जोड़ दी जाएगी। बट टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट क्या हटा दिया जाएगा, बट नॉट एक्सक्लूड। कोई भी ऐसा बोनस जो ऊपर वाले बोनस या अवार्ड और सेटलमेंट को छोड़कर और एडिशनल दिया जा रहा है उसको हटा दिया जाएगा, वेजेस नहीं माना जाएगा। हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, मेडिकल से हटा दिया जाएगा अगर स्पेशल और जनरल ऑर्डर आता है गवर्नमेंट का। एनी कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय दो जने करते हैं, मैं करूंगा एम्प्लॉय भी, ऑनर भी करेगा, वर्कर भी करेगा। ऑनर जो है उसका कंट्रीब्यूशन हटा दिया जाएगा, वर्कर का इंक्लूड करा जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हटा दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हटा दिया जाएगा, और उसके बाद स्पेशल एक्सपेंस के लिए कोई खर्चा दिया गया मनी दी गई वो हटा दिया जाएगा, और ग्रेजुटी हटा दिया जाएगा दोस्तों, और पेंशन प्रोविडेंट फंड को हाँ वो तो बता दिया, ये सब हटा दिया जाएगा। नॉर्मल समझ लिया हमने। डेफिनेशंस वगैरह नहीं आते, डेफिनेशन समझाने के लिए इसलिए होता है क्योंकि एक्ट में अंदर लिखी होती है और आगे वेजेस का बहुत यूज होता है, तो वेजेस का अगर यूज होगा तो क्या क्या ऐड होगा क्या क्या हटेगा वो आपको पता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बड़ी अब इंपॉर्टेंट रखेंगे। अब जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, 2 कंसेप्ट ना खत्म कर लिया, 19 कॉन्सेप्ट है, 19 2 खत्म कर चुके हैं, ये बड़े थे 2 कंसेप्ट, अब छोटे छोटे हैं सारे कंसेप्ट। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और जल्दी जल्दी स्कैनर को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।